Hello, my dear. Today we are going to discuss about dipole. तो देखो डायपोल के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा और एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, उसको हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज हम क्या करते हैं कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। एक डायपोल है प्लस क्यू चार्जेज माइनस क्यू चार्जेज विच इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 12 is kept in a uniform electric field E at an angle थीटा। ठीक है, थीटा एंगल में हमने दोनों चार्ज को रख दिया जो कि एक डायपोल फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या देखते हैं, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और कोई चार्ज पार्टिकल क्यू को रखते हो तो उस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? क्यू इंटू ई फोर्स लगता है। ठीक है, क्यू इंटू ई फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखोगे तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स को? जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा? क्यू इंटू ई फोर्स लगा। ठीक है, यहाँ पे चार्जेज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू चार्ज भी फोर्स लगेगा। लेकिन निगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसमें इस चार्जेस पर कैसा फोर्स लगेगा? क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इसको माइनस क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, ये फोर्स लगने वाले हैं। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगेगा तो क्या निकाल सकते हो आप? हाँ, इस सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करो तो क्या लगेगा? देखो यहाँ एफ इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एफ प्लस क्यू के कारण प्लस एफ माइनस क्यू के कारण कितना मिलेगा यहाँ से? क्यू इंटू ई, ठीक है, और प्लस का कितना? क्यू इंटू ई माइनस का, तो माइनस क्यू इंटू ई। तो नेट फोर्स कितना मिला? क्यू इंटू प्लस का माइनस का कितना बनेगा? ये क्यू ई माइनस माइनस क्यू ई इक्वल टू 0। तो एफ नेट कितना निकला यहाँ से? 0 निकला। तो एक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स कितना लगता है? 0 लगता है। नेट फोर्स 0 लगता है, लेकिन ये जो फोर्स लगता है इसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स इस, मान लो एक पॉइंट चार्जेस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा? इस वाले डायपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। कैसे पता लगता है? आपने रोटेशंस में पढ़ा है कि मान लो दो फोर्स लगे, एक बॉडी पे दो फोर्स लगे। ठीक है, ये एक मान लो बॉडी है, एक फोर्स यहाँ पर लगता है, दूसरा फोर्स यहाँ पर लगता है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हो ये है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये भी एफ फोर्स लग रहा है और ये भी एफ फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स सिस्टम पर 0 लग रहा है, लेकिन इन दोनों फोर्स के कारण एक टॉर्क जनरेट हो रहा है ना। टॉर्क जनरेट होगा, कितना टॉर्क होगा? मान लो इसका डिस्टेंस एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स के कारण क्या होगा? ये फोर्स भी इस सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। और ये फोर्स भी क्या करेगा? इसी एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी अपने को क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक तो ये फोर्स भी टॉर्क लगा रहा है, ये फोर्स भी टॉर्क लगा रहा है, और ये फोर्स भी टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएगा। आपने दूसरे तरीके से भी पढ़ा था कि मान लो दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, एक सिंगल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको कपल भी बोलते थे। ठीक है, कपल इसको बोलते थे। इस केस में क्या बोलते थे? कपल बोलते थे कि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू होगा
एफ और इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे एल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एफ है, तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस ले लेते थे, तो एफ इंटू एल अपने को टॉर्क मिल जाता था, है ना। ये टॉर्क मिल जाता। टॉर्क कैसे निकालते थे कि दो, मान लो यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहा है ना, तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, एक फोर्स ले लेते और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेते थे। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो क्या मिलता था अपने को? टॉर्क मिलता था। यहाँ पर क्या है? ये फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, और ये वाली फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये होगा, है ना। तो ये जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है ना। इन दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। तो अपने को क्या चाहिए? ये फोर्स का एक का मैग्नीट्यूड ले लो, Q इंटू ई। टॉर्क निकालने क्या होना चाहिए? Q इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया, है ना। और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ये डिस्टेंस 2L है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से आप इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो P/H ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो P/H क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। चलो हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू P/H, ये डिस्टेंस निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस D मान लेते हैं, यही चीज़ निकालना है, D निकालना है ना। ये D निकालना है, D अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है? 2L दे रखा है, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या निकल के आया? D इक्वल टू निकल के आया 2L को मल्टीप्लाई उधर करो, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला 2L साइन थीटा। तो हमें चाहिए टॉर्क निकालने के लिए। यहाँ क्या दिख रहा है? सर एक फोर्स, इस चार्ज ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस चार्ज ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यदि इस तरीके से जो फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा? इसको घुमा देगा, ठीक है, इसको घुमा देगा। और ये घुमाएगा तो क्या होगा? इस पर मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इन दोनों फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? तो निकालिए। ये वाली ट्रायंगल में ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। हमने साइन थीटा निकाला यहाँ, क्योंकि ये चाहिए परपेंडिकुलर वाली चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये P अपॉन में H क्या होता है? साइन थीटा, इसलिए हमने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा, इसको हमको D निकालना, यही वाली डिस्टेंस निकालना है। सपोज किया कि ये D मान लिया, तो D/2L इक्वल टू साइन थीटा। तो D का वैल्यू क्या निकल के आया? 2L साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। 2L साइन, तो क्या निकल के आया? टॉर्क इक्वल टू निकल के आया QE 2L साइन थीटा। तो E को साइड में रखते हैं, इसको रखते हैं Q इंटू 2L साइन थीटा इंटू E, ठीक है। Q इंटू 2L साइन थीटा इंटू E। Q इंटू 2L होता क्या है आपको पता? ये होता है डायपोल मोमेंट P, और इसको P, इसके बाद लिखा मैंने E, और बचा क्या यहाँ पे? साइन थीटा। तो क्या निकला? टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला? P साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या निकलेगा? टॉर्क इक्वल टू AB साइन थीटा। AB साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B। A क्रॉस B को क्या लिखते हैं? AB साइन थीटा। तो उसको कैसे लिखते हो? P क्रॉस E लिख सकते हैं, है ना। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं, क्योंकि P साइन थीटा है। P साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? P क्रॉस E लिख सकते हैं, है ना। या फिर फॉर्मूला क्या है अपना? टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये भी अपना फॉर्मूला निकल के आया। कितना टॉर्क लगेगा? तो अपने को टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा चाहिए। तो देखो क्वेश्चन से मान लो कोई डायपोल का रख दिया जिसकी डायपोल मोमेंट P दे रखा है। डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? P दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E दे रखा है, ठीक है। और कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा है। तो क्या हम टॉर्क कितना लगेगा फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। P का वैल्यू रख दो, E का वैल्यू रख दो, और साइन थीटा का वैल्यू रख दो,
ठीक है, टॉर्क निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। दो चार्जेज है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है, 2 × 10⁻⁶ और अपोजिट नेचर के हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे? 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, ये डायपोल फॉर्म करेगा। इफ़ दिस इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम, इस चार्जेज को या इस सिस्टम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम है, तो उस केस में टॉर्क कितना एक्टिंग होगा, टॉर्क कितना एक्ट होगा, वो टॉर्क अपने को फाइंड करने को बोल रहा है। तो सिंपल से सर, ये डायपोल फॉर्म होगा तो डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है बोला मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, T मैक्स इक्वल टू होना चाहिए, ये सब सारा का सारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो PE तो कांस्टेंट जो P है अपने को मिल जाएगा, E भी फाइंड यहाँ से कांस्टेंट है, साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो क्या होगा, PE और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 PE हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, या फिर क्या होना चाहिए, साइन थीटा 1 होना चाहिए। हमने क्या देखा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि मान लो इस केस में थीटा एंगल है, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होंगे। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, P × E निकला, P निकालते हैं, P क्या है, डायपोल मोमेंट, तो P इक्वल टू कैसे निकालोगे, Q × 2L, Q × उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, है ना। डायपोल है, मान लो एक डायपोल है, ये +Q चार्जेज है, ठीक है, और ये -Q चार्जेज है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये चार्ज का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁶। तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो, ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना लेंगे, 2 × 10⁻⁶, और उसके बीच का डिस्टेंस अपन क्वेश्चन में ले रहे थे, उससे पहले ले रहे थे डेरिवेशंस में 2L, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, 2L। इस समय क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 3 सेंटीमीटर 3 लिखेंगे क्या, नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे को ऐसा यूनिट में लाना चाहेंगे हम, तो 3 × 10⁻² कर दिया, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। कितना मिला यहाँ से, 2 3 6 मिला यहाँ से, इंटू 10⁻⁸। ये P का वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू निकला 6 × 10⁻⁸। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, टॉर्क मैक्सिमम निकालना है, P × E। तो निकालो, T मैक्स इक्वल टू कितना निकलेगा, P का वैल्यू 6 × 10⁻⁸, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, देखो 2 × 10⁵ दे रखा है ना। क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 × 10⁻⁵ दे रखा है। ठीक है, तो 6 × 12 हो गए, और माइनस का 10⁻⁸, 10 प्लस का 5, तो कितना बचा, 10⁻⁻3। तो अपने को कितना टॉर्क निकला, 12 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये आंसर आ गया SI यूनिट में। ठीक है, SI यूनिट कितना है, 12 × हमने क्या देखा कि जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है, तो टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू कितना आया, PE sin थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में कितना, P × E, टॉर्क इक्वल टू P × E। अब क्या करना है, अब इस डायपोल को रख दिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे। ठीक है, तो टॉर्क लगेगा, कितना निकलेगा टॉर्क, PE sin थीटा। इसको जब D थीटा एंगल से आप रोटेट करवाए, D थीटा एंगल से आपने रोटेट करवाया, तो इसमें वर्क डन लगेगा। मान लो इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हो। तो रोटेट करोगे तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू कितना एंगल से तुमने रोटेट किया। तो D थीटा एंगल से रोटेट किया है,
तो वर्क डन कितना आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, टॉर्क का वैल्यू हमने क्या देगा, पी साइन थीटा, और हमने डी थीटा को एज पहले जैसे रखा था उस तरह से रख दिया, तो पी साइन थीटा डी थीटा अपने को डी डब्ल्यू मिलेगा। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक अपने को नेट वर्क डन निकालना होगा। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हम इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, अब देखो पी क्या है, पी को ये पी और ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना बचा, साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है, ये अपने को मिला। अब क्या है, यहाँ से क्या निकलेगा, पी ई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो देखो रखो, वैल्यू पुट करो, पी ई ये वैल्यू रखो, कितना आएगा, पहले माइनस कॉस थीटा 2 माइनस का माइनस कॉस थीटा 1 है ना, इसको रखो तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा 1 इसको पहले लिख देते हैं, तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये अपने को क्या निकल गया यहाँ से, कितना वर्क डन लगेगा। इनिशियल केस मान लेते हैं कि 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये थीटा इनिशियली क्या मान लेते हैं कि थीटा 1 जो है 0 डिग्री है, मतलब इनिशियली ठीक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है डायपोल। ठीक है, इनिशियली कैसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में इस तरीके से रखा है, और फाइनली क्या होता है, फाइनल थीटा मान लो ये थीटा एंगल पे आ गया, तो कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, इनिशियली कहाँ था, इनिशियली इस डायरेक्शन में था, और क्या किया है हमने कि इसको थीटा एंगल से टिल्ट किया, थीटा एंगल से हमने वर्क डन किया, तो कितना वर्क डन हुआ होगा, ये वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं। फिर से देखो, इनिशियली डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इनिशियली मान लो डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, और हम इसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल वर्क डन के द्वारा वर्क डन किए, रोटेट करवाए यहाँ तक रोटेट करके थीटा एंगल पर लेके आ गए। तो थीटा एंगल पर लेके आएंगे तो कितना वर्क डन होगा, तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 को 0 रखेंगे और थीटा 2 को थीटा रखेंगे। ठीक है, आपके केस में हो सकता है क्या कि मान लो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पूछ सकता है कितना वर्क डन होगा, 0 डिग्री से 60 डिग्री अपने को 60 डिग्री रोटेट करवाएंगे तब वर्क डन पूछ सकता है। तो इस केस में, जनरल केस में मैं मान लूँ कि इनिशियली 0 डिग्री पर रखा हुआ है, और फाइनली क्या किया, इसको यहाँ पे थीटा डिग्री पे रखा, तो फाइनल क्या हो जाए, थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो चलो आ जाओ इस पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री सॉरी। ठीक है, और थीटा 2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, क्या निकल के आएगा, वर्क डन इक्वल टू आएगा पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आएगा, पी ई कॉस 0 कितना 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पी 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, तो मान लो एक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये डायपोल इनिशियली ऐसा है, इनिशियली डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू रखा। अब क्या करना है, इसको रोटेट करके मान लो इस तरह से लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, है ना। तो थीटा एंगल से जब हम इसको, थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट करवाया, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ा होगा, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कितना थीटा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, 60 डिग्री हमने रोटेट किया, तो यहाँ पर थीटा इक्वल 60 डिग्री रख देंगे, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला है, पी 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा आपको पता करना है कि कितना डिग्री आपने रोटेट किया, डायपोल को कितना डिग्री रोटेट किया। यदि थीटा डिग्री रोटेट करोगे तो थीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, पी 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क डन फाइंड करेंगे जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और आप क्या करते हो, उसको रोटेट करवाते हो थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से रोटेट कराओगे तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, और तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है P1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, वर्क डन पे बेसिस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। 2 पॉइंट चार्जेज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एंड -3.2 into 10⁻19 coulomb are separated from each other by 2.4 into 10⁻10 मीटर। देख रहे हो, एक चार्ज प्लस का दूसरा माइनस का, मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस बहुत कम है। कितना कम है? 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब डायपोल फॉर्म है, एक डायपोल की बात कर रहा है। तो एक डायपोल है, ठीक है, एक डायपोल है। इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है? 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वर्क डन पूछ रहा है कब? जब तुम रोटेट करो डायपोल को 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल सा वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या अपने निकाले हैं? पी और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो पी पता करना है, ई पता करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ गिवन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू गिवन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, है ना। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन पी नहीं पता है। पी पता हो जाएगा तो काम निकल जाएगा, है ना। तो पी फाइंड करेंगे। पी कैसे फाइंड करेंगे? पी इक्वल टू क्या होता है? दोनों चार्ज, ठीक है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यही चीज़ तो होता है। डायपोल में क्या होता है कि मान लो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ले लो। ठीक है, अपन 2L लेते थे डेरिवेशन के टाइम, तो 2L लेते थे। अभी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। तो कितना रखें? क्यू का वैल्यू रखता हूँ मैं 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10⁻10। ये अपने को निकल जाएगा क्या? मीटर में। ध्यान रख लेना कि ऐसा यूनिट में है कि नहीं। हाँ, ऐसा यूनिट में है, मीटर में दे रखा है, तो अपन कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 3.2 इंटू 10⁻19 क्यू का वैल्यू रखा, और कितना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है? 2.4 है, ये 4 है। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर दे रखा है। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 7.68 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये पी का वैल्यू आ गया। पी का वैल्यू कितना आया? 7.68 इंटू 29। ठीक है, 29, ये आ गया वैल्यू। अब वैल्यू रखते हैं वर्क डन। पी भी पता हो गया, ई भी पता हो गया, थीटा भी पता हो गया। अब वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, रखो पी का वैल्यू 7.68 इंटू 10⁻29। ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10⁵ 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ से इस तरह से फाइंड करेंगे। अब क्या मिलेगा यहाँ से? देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे फाइंड करेंगे? 7.68 इंटू 10⁻29 इंटू 4 इंटू 10⁵ 1 माइनस कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। तो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 61.44 इंटू 10⁻24 जूल। ऐसा यूनिट में था तो यूनिट क्या आएगा? जूल आएगा। ये वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे बेसिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये टॉपिक बेसिकली आपको बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, पर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बनाओगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो ये किस तरह से ये टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि मान लो ये चार्ज प्लेट है, ये दूसरा चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट है। ठीक है, और ये भी चार्ज प्लेट है, ये भी चार्ज प्लेट है। अब दोनों चार्ज पार्टिकल, इसे दोनों चार्ज प्लेट है। अब क्या करते हैं ना, इसके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है आपको कि मान लो, सपोज करो कि यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करा, इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है। इसका पाथ क्या होगा? यदि ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है ना, एक चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से हमने इस डायरेक्शन में क्या किया? छोड़ा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल, इसका ओरिजिनल पाथ क्या है? इस डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो आपको पता है कि एक फोर्स लगती है, ठीक है। कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यदि निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पर मान लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन है, माना कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से u वेलोसिटी से छोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो इसका पाथ क्या होगा? इस तरीके से पाथ हो जाएगा। इसका पाथ क्या हो जाएगा? इस तरीके से, इस तरह से डिविएट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका पाथ हो जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे आए तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आए तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या हो जाए? इस तरह से पाथ इसका डिविएट हो जाएगा। जबकि ओरिजिनल पाथ क्या था? स्ट्रेट लाइन में इसको मूव करना चाहिए था, क्योंकि u वेलोसिटी आपने किस डायरेक्शन में दिया था? सीधा डायरेक्शन में दिया था, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते। कोई पूछ सकता है ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगता है, तो ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जोड़े, तो ये इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज था, तो इसका पाथ डिविएट हो गया, और डिविएशन किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मान लो ये यहाँ से बाहर की ओर रिलीज होगा, प्लेट से बाहर की ओर रिलीज होगा, तो ये कितने एंगल पे ये रिलीज होगा? ये थीटा पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो है ओरिजिनल पाथ से कितना पाथ डिविएट हो गए? ओरिजिनल पाथ से कितना पाथ डिविएट हो गए? तो यही पाथ तो डिविएशन हुआ। ये y का वैल्यू पूछ सकता है कि ओरिजिनल पाथ से कितना पाथ डिविएट हो गए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये अपने को आना चाहिए। इसको आज हम सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस है क्या, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे निगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर से किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब क्या करता हूँ मैं? एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूँ u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर, तो ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगा, ये डिविएट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल यदि निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अभी कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? पाथ इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये प्लेट से बाहर निकलता है तो कितना एंगल पे बाहर निकलेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना थीटा बनाएगा। और दूसरा पूछ सकता है कि ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएशन है, ठीक है। तो हमने इसको y माना, तो y अपने को फाइंड करने को पूछ सकता है, और थीटा फाइंड करने को पूछ सकता है। प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन के केस में क्या होता? ये इसका पाथ इस तरह से हो जाता, है ना, इस तरीके से, क्योंकि उस पर नीचे की ओर फोर्स लगता, तो अपने पाथ से इस तरह से डिविएट हो जाता, है ना, इस तरीके से पाथ से डिविएट हो जाता। ये पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। जैसे हम ग्रेविटेशनल केस में पढ़ते थे पैराबोलिक, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे, उसी तरह से इसका भी मोशन उसी तरीके से होगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ होगा। तो जिस तरह से प्रोजेक्टाइल में हम फाइंड करते थे वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ भी। 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है,
यहाँ से 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी तो चेंज हो रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में यदि इसकी मोशन में चेंजिंग आ रही है तो हम क्या कहेंगे, 2 डायरेक्शनल मोशन। तो 2 डायरेक्शनल मोशन है, तो जिस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल के केस में हमने डिराइव किया था उसी तरीके से इस केस में भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से वाई भी फाइंड करेंगे और थीटा भी फाइंड करेंगे। ठीक, अब हम दोनों डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस सारे पैरामीटर फाइंड करेंगे। जिस तरीके से हमने प्रोजेक्टाइल में फाइंड किया था उसी तरीके से यहाँ भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यू एक्स लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दे रखा है, हमने एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है दैट इज यू। हमने इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में जिसको हमने यू लिखा। ठीक है, और यू वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इनिशियल, अरे हमने तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू दिया है, वाई में कुछ वेलोसिटी दिया है क्या, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी इनिशियल दिया है क्या, नहीं। इसका मतलब यू वाई इक्वल टू 0। सिर्फ हमारा एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी था, कितना था यू, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा यू। वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं था इसलिए हमने उसको क्या लिखा 0। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या होता है वी एक्स। ठीक है, वी एक्स, तो वी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले आप क्या करो एक्सलेशन फाइंड कर लो, उससे पहले एक्सलेशन फाइंड कर लो। एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में, एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स सीधा इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। अभी आपने क्या देखा, ऊपर की इस डायरेक्शन को वाई मानो और इसको एक्स मानो, इसको एक्स मानो इसको वाई मानो। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्या बताया कि सर यू वेलोसिटी से आपने फेंका है लेकिन एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स यहाँ पे लग रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं हुआ तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स होता क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन में एम होता है ना। तो फोर्स इक्वल टू 0 है एक्स डायरेक्शन में, तो ए इक्वल टू कितना मिला 0 मिला। ठीक है, ए इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा ए एक्स इक्वल टू 0, ए वाई कितना मिलेगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है एफ अपॉन में एम, अभी लिखा था एफ अपॉन में एम, तो अपन लिखते हैं यहाँ से एफ कितना लगता है सर, फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा अपॉन में मास कितना है, मास को एम मान लिया, क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अब दूसरी बात वेलोसिटी की बात करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में पता कर लिए, अब वी एक्स पता करते हैं। वी एक्स क्या होता है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से देखें तो वी एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा यू एक्स इक्वल टू यू प्लस ये तो ए एक्स कितना है 0, मतलब कितना निकला यहाँ से यू, सीधा वी एक्स इक्वल टू मिला यू मिला, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी यू ही रहने वाला है। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो तो क्या नहीं वाला है वी वाई क्या मिलने वाला है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो यू वाई तो 0 है यहाँ से, तो वी वाई इक्वल टू कितना मिला ए वाई क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू अपने को मिल गया। ठीक है, अब एक पैरामीटर बचता है एक्स। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो कि दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट है और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट है ना। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो वाई लिखा हुआ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई डायरेक्शन में, जिसको हमने वाई माना है। तो वाई भी निकलेगा और एक्स भी निकलेगा, तो एक्स क्या निकलेगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से यू एक्स का वैल्यू u और यहाँ से t का वैल्यू t। ठीक है, और ax तो 0 है तो ये सारा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या निकला
यू टी निकला। तो यहाँ टी का वैल्यू निकाल सकते हो, अगले पेज पे निकालते हैं। x इक्वल टू निकल के आया, x इक्वल टू निकला u इंटू टी। तो t का वैल्यू कितना निकला, x अपॉन में u। t का वैल्यू निकालोगे तो u नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन में u आ जाएगा। तो t का वैल्यू x अपॉन में u आ गया। तो हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो हम चाहते हैं कि y डायरेक्शन में पता कर ले, y कितना निकलेगा, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सीधा कितना बचेगा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू आया हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे y इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो हाफ का हाफ रखा, ए वाई का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ से ए वाई का वैल्यू क्यू ई अपॉन में एम है, ठीक है, क्यू ई अपॉन में एम है। तो क्या करोगे यहाँ पे क्यू ई अपॉन में एम रखा इंटू टी स्क्वायर, हाफ क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप चाहते हो कि टी का भी वैल्यू रखें, क्योंकि टी का वैल्यू निकाल लियो इस टर्म में, तो कितना निकलेगा, y इक्वल टू पुट करते हैं हाफ क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू रखेंगे x अपॉन में u का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या निकला, हाफ क्यू ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। ये y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब वो बाहर निकलेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट निकला, कितना डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में निकलेगा, हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये थीटा कितना होगा, तो देखो ये थीटा कैसे निकालोगे, ये मान लो ये v वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो इस डायरेक्शन में vy और इस डायरेक्शन में कितना vx, ठीक है। इस डायरेक्शन में vy और इस डायरेक्शन में vx। तो इसको आप, इसको ये थीटा निकालना है, तो क्या करते हैं, vy को इस वेक्टर को यहाँ पे हम रख देते हैं, इस वेक्टर को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए क्या था अपना, कि मान लो इस डायरेक्शन में v था, तो ऊपर की ओर क्या निकला vy और इस डायरेक्शन में कितना निकला vx, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स। ये यदि समझना चाहे कहाँ से आया, तो देखो इस वी वाई को, इस वेक्टर को यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दिए, ये वेक्टर को यहाँ रख दिए, यहाँ रखेंगे तो क्या ये भी वी वाई हो गए। तो टेन थीटा क्या होता है, ये वी वाई तो ये भी वी वाई, ठीक है, ये वी वाई तो ये भी वी वाई, ये क्या है वी एक्स है। तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये वी वाई और ये कितना है, बेस कितना है वी एक्स, तो वी वाई बाई वी एक्स, इसका वैल्यू रख देते हैं। वी वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से वी वाई का वैल्यू निकाले हो, कहाँ पे निकाले, क्यू ई बाई एम इंटू टी, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है, क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी को रखेंगे तो रख देते हैं एक्स बाई यू, टी को इक्वल टू क्या रखें एक्स बाई यू, अपॉन में कितना वी एक्स, वी एक्स कितना है, वी एक्स कितना है, तो देखिए वी एक्स है यू, ठीक है, वी एक्स का वैल्यू कितना है यू, ठीक है। वी वाई का वैल्यू कितना रखा क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी का वैल्यू कितना रखा एक्स अपॉन में यू, और यहाँ से वी एक्स का वैल्यू कितना है यू, तो हमने यहाँ पे रख दिया वैल्यू यू। तो फाइनली फार्मूला क्या आया टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फार्मूला फाइनली आया क्यू ई एक्स अपॉन में एम यू स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला फाइनली आया। टेन थीटा इक्वल टू क्या आया
क्यू ई एक्स अपॉन में एम यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू ई एक्स अपॉन में एम यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या सब कुछ गिवन होगा? बिल्कुल, क्यू की वैल्यू गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, ठीक है, ये एक्स पता होगा। एक्स क्या है देखो यहाँ से, ये एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लेट का लेंथ पता होगा, ये प्लेट का लेंथ पता होगा, ठीक है, ये प्लेट का लेंथ पता होगा। प्लेट का लेंथ क्या? एक्स। अरे एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसी को एक्स माने थे ना, ये एक्स है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, जितना प्लेट का लेंथ होगा, तो प्लेट का लेंथ भी अपने क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ से, क्यू ई बाय एम एक्स बाय यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू ई एक्स बाय एम यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पता होगा, यू पता होगा, मतलब मास ऑफ द चार्जेस पता होगा, कितना वैल्यू है चार्ज का वो पता होगा, इलेक्ट्रिक, ये सारा क्वांटिटी पता होगा, क्यू पता होगा, ई पता होगा, एक्स पता होगा, एम पता होगा, यू पता होगा, टेन थीटा का वैल्यू आप पता कर सकते हो, ठीक है। दूसरा वाई पता करने के लिए क्या होना चाहिए, वाई पता करने के लिए 1/2 क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर, क्यू पता, ई पता, एक्स पता, एम पता, यू पता, तो वाई भी पता कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखें, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक आप पूरा रिवीजन करके आएँ, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएं, तभी आपसे आगे क्वेश्चंस भी समझ में आएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप सही से पढ़ें, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, आपकी सारी डाउट्स क्लियर की जाएगी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।